हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो अब हम पढ़ रहे हैं एडमंड स्पेंसर के बारे में। इनके विषय में दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने एडमंड स्पेंसर जी की बायोग्राफी, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद पार्ट 2 में हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उनके जो ये 50 क्वेश्चंस थे वो उनकी लाइफ एंड वर्क से रिलेटेड थे। और आज भी इनके लिए जो बहुत सारे राइटर्स ने क्रिटिकल कमेंट्स किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एडमंड स्पेंसर को प्रिपेयर कर रहे हो। ये एडमंड स्पेंसर ऐसे राइटर हैं जो किसी भी टीजीटी पीजी में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर आप नेट की भी बात करोगे, नेट में भी पूछा जाता है, प्लस DSSS भी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लिटरेचर के हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, सिवाय यूपीटीजीटी को छोड़कर, ठीक है। तो अब इसमें आपको आज जो हम करने वाले हैं वो भी टॉप 50 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देख ही लिया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट ईयर डिड स्पेंसर मैरी एलिजाबेथ बॉयले। जैसा कि आप जानते हैं एलिजाबेथ बॉयले जो हैं ये इनकी सेकंड वाइफ थी, ठीक है। इनसे शादी कब होती है तो कौन से ईयर में होती है? 1594 में होती है, ठीक है। और इन्हीं के लिए इन्होंने क्या लिखा था? एक वर्क था एपिथैल्मियन। एपिथैल्मियन ये एक वर्क है जिसको हम वेडिंग सॉन्ग भी बोलते हैं। ये क्या है? वेडिंग सॉन्ग भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये भी इसी ईयर में लिखा गया था 1594 में, और उसके बाद में 1595 में पब्लिश होता है। ये एक वेडिंग सॉन्ग है। और इसका अदर नेम भी अगर पूछ लिया जाए एपिथैल्मियन का तो इसका अदर नेम है नप्शल सॉन्ग, ठीक है। वेडिंग सॉन्ग बोल सकते हो आप, नप्शल सॉन्ग बोल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप एपिथैल्मियन के लिए देख सकते हो। और स्पेशली ये भी एलिजाबेथ बॉयले के लिए ही डेडिकेटेड था, ठीक है। ये एक ओड था जो इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा, ओके। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इनकी शादी एलिजाबेथ बॉयले से कब हुई थी? तो 1594 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, व्हिच पोएट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर्स एमेरिटो। स्पेंसर का एक वर्क आता है एमेरिटी, ठीक है। एमेरिटी जो वर्क है स्पेंसर का, उससे कौन से पोएट थे जो इन्फ्लुएंस हुए थे? क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये एमेरिटी जो वर्क है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला वर्क भी इन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयले को ही डेडिकेट किया, ठीक है। स्पेशली इसमें सोनेट सीक्वेंस की बात की गई है। सोनेट सीक्वेंस है एमेरिटी में, ठीक है। पब्लिश कब होता है? 1595 में होता है, ठीक है। इसमें टोटल कितने सोनेट्स लिखे इन्होंने? 89 सोनेट्स लिखे। तो इनके जो ये सोनेट्स थे, इन सोनेट्स को देखकर ही बहुत सारे राइटर इंस्पायर हुए इस चीज से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि विलियम शेक्सपियर को आप जानते ही, उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं। जॉन डन में भी सोनेट लिखे हैं, रॉबर्ट हेड्रिक ने भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एमेरिटी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये 1595 में पब्लिश होता है। इन्होंने ये भी वर्क जो है अपनी वाइफ के लिए ही डेडिकेट किया था। और एमेरिटी जो है ये एक इटालियन वर्ड है, ठीक है। इटालियन वर्ड है जिसका जो मीनिंग होता है वो लिटिल लव या फिर लिटिल कडल बोल सकते हो, लिटिल लव ये होता है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एमेरिटी इन इंग्लिश लिटरेरी कैनन। तो इंग्लिश लिटरेरी कैनन में एमेरिटी जो वर्क है इनका, इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस रहा? तो जैसा कि हम चर्चा कर ही चुके हैं, ये एक सोनेट सीक्वेंस रहा है। 89 सोनेट्स इसमें लिखे गए हैं और इन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है आगामी राइटर्स को, ठीक है। तो इंग्लिश में किस तरीके से इसका इन्फ्लुएंस रहा है? ऑप्शन है, एस्टैब्लिश्ड सोनेट सीक्वेंस एज अ जर्नल। आगे है, इन्फ्लुएंस रेनेसां पोएट्री। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया है रेनेसां पोएट्री को। एक्सप्लोर थीम ऑफ लव एंड ब्यूटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट इज,
व्हाट इज द जॉनर ऑफ एपिथेलमियन? एपिथेलमियन की हम बात कर रहे थे। एपिथेलमियन क्या है? ये एक वेडिंग सॉन्ग है, ध्यान रखना। इन्होंने ये भी अपनी वाइफ एलिजाबेथ वॉयले के लिए ही लिखा है, वेडिंग सॉन्ग है एपिथेलमियन। और ये कब पब्लिश होता है? 1595 में होता है, क्योंकि 1594 में ही इनकी शादी होती है। ठीक, ये एक ओड है, ये भी ध्यान रखना है, ऑड की फॉर्मेशन में है। प्लस इसमें कितने स्टेंजाज हैं? 24 स्टेंजाज इसमें हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इसका जॉनर क्या है? एपिक पोएम है, सोनेट सीक्वेंस है, पेस्टोरल पोएट्री है, वेडिंग हाइम है। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये क्या है? वेडिंग हाइम है, वेडिंग सॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वेडिंग हाइम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टेंजाज आर इन एपिथेलमियन? एपिथेलमियन में टोटल कितने स्टेंजाज हैं? तो यहाँ पर जो स्टेंजास की संख्या है वो 24 है, ना कि 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देयर आर 24 स्टेंजास इन दिस वर्क एपिथेलमियन। ओके, ध्यान रखना ये एक ओड फॉर्मेशन में है। नेक्स्ट इज व्हाट पोएटिक डिवाइस डज स्पेंसर यूज एक्सटेंसिवली इन एपिथेलमियन? तो कौन सी वो पोएटिक डिवाइस है जिसका बहुत अत्यधिक रूप से इन्होंने यूज किया है एपिथेलमियन वर्क में? तो क्या है? मेटाफर है, सिमिली है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है। तो इन्होंने ज्यादातर जो यूज किया है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? वो है एलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एलिट्रेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एपिथेलमियन? एपिथेलमियन जो इनका वर्क है उसकी सेंट्रल थीम, उसकी मेन थीम क्या है? लव ट्रायम्फ, ब्यूटीज इम्प्रेशंस, आगे है मैरिज सैंक्टिटी, या फिर टाइम्स पैसेज। ब्यूटीज इम्परमानेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? इसका जो राइट आंसर है वो है मैरिज सैंक्टिटी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मैरिज सैंक्टिटी। जैसा कि आप जानते हो ये वेडिंग सॉन्ग है, अपनी शादी के को लेकर ही इन्होंने सारी चीजें लिखी हैं इसमें। आगे चलते हैं। व्हेन वाज एपिथेलमियन रिटन? ये कब लिखा गया था? तो जिस ईयर में इनकी शादी हुई थी उसी ईयर में ये लिखा गया था, 1594। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पब्लिश कब होता है? 1595 में होता है, ये ध्यान रखना। व्हाट डज द मॉर्निंग ड्यू रिप्रेजेंट इन एपिथेलमियन? एपिथेलमियन जो इनका वर्क है इसमें एक जगह पर एक फ्रेज आई है मॉर्निंग ड्यू। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? लव्स फ्रेशनेस, ब्यूटीज, रेडियंस, नेचर्स बॉन्टी, या फिर टाइम्स पैसेज। तो मॉर्निंग ड्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर? यस, राइट आंसर है लव्स फ्रेशनेस। जैसे कि काफी रोमांटिक वर्क है इनका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लव्स फ्रेशनेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट पोएटिक डिवाइस डज स्पेंसर यूज टू डिस्क्राइब द ब्राइड्स ब्यूटी? वो कौन सी पोएटिक डिवाइस है जिसका यूज किया है इन्होंने ब्राइड्स की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब अपनी होने वाली वाइफ की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए, एलिजाबेथ वॉयले की ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए? ऑप्शन है मेटाफर, सिम्बली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। यस, राइट आंसर है यहाँ पर मेटाफर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मेटाफर। नेक्स्ट इज, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये सारे ही एपिथेलमियन से हैं अभी स्टार्टिंग के। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनबॉय इन एपिथेलमियन? तो एनबॉय का क्या पर्पस होता है एपिथेलमियन में? टू कंक्लूड द पोएम, टू एड्रेस द ब्राइड, टू इन्वोक द म्यूजेस, या फिर टू प्रेज द ग्रूम? तो एनबॉय किस लिए आता है? टू कंक्लूड द पोएम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टू कंक्लूड द पोएम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द जॉनर ऑफ एस्ट्रोफिल? इनका एक वर्क है एस्ट्रोफिल, इसका जॉनर क्या है? पेस्टोरल एलेजी, सोनेट सीक्वेंस, एपिक पोएम, नरेटिव पोएम। तो बताइए एस्ट्रोफिल ये वर्क भी कब पब्लिश होता है? ये ध्यान रखना है 1595 में। 1595 एक ऐसा ईयर रहा है जिसमें इनके काफी सारे वर्क पब्लिश हुए। ठीक है, जैसे कि एमेरिटी भी 1595 में पब्लिश होता है, एपिथेलमियन भी 1595 में होता है, देन एस्ट्रोफिल भी 1595 में है, फिर कॉलिंग क्लाउड्स है ना, कम होम अगेन, ये भी 1595 में ही पब्लिश होता है। इसके बाद 1596 में इनका प्रोथेलमियन पब्लिश होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एस्ट्रोफिल 1595 में पब्लिश हुआ, इसका जॉनर क्या है, मतलब ये किस फॉर्म में लिखा गया है? तो ध्यान रखना है ये एक पेस्टोरल एलेजी है,
और ये पेस्टोरल एलेजी है मतलब दुख व्यक्त करने वाली एक पोयम है। अब ये किसकी डेथ पर लिखी गई है, किसको याद करते हुए इन्होंने ये एलेजी लिखी है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये लिखी गई है सर फिलिप सिडनी के लिए, सर फिलिप सिडनी की डेथ पर। ठीक है, सर फिलिप सिडनी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टू whom is एस्ट्रोफिल डेडिकेटेड। ये जो एस्ट्रोफिल इनका वर्क है ये किसको डेडिकेटेड है, तो अभी हमने बात की, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर फिलिप सिडनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सर फिलिप सिडनी को ही ये डेडिकेटेड है, ये एक पेस्टोरल एलेजी है, ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल एस्ट्रोफिल। ये जो टाइटल है एस्ट्रोफिल, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन है स्टार लवर, स्टार क्रॉस्ड, स्टार ब्राइट, स्टार फॉलन। व्हाट डज इट मीन? यस, राइट आंसर है यहाँ पर स्टार लवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्टार लवर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ एस्ट्रोफिल। इसकी मेन थीम क्या है? मॉर्निंग एंड लॉस, लव्स, ट्रांजिएंस, ब्यूटीज, इम्परमानेंस, या फिर फ्रेंडशिप, एंड्योरिंग नेचर। यस, यहाँ पर जैसे कि एक लेजी है तो इसकी भी जो थीम है वो क्या होगी? मॉर्निंग एंड लॉस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हेन वाज एस्ट्रोफिल रिटन। ये जो इनका वर्क है ये कब लिखा गया एस्ट्रोफिल? 1586, 1591, 1595, 1596। तो देखिए पब्लिश तो ये 1595 में हुआ था, लेकिन ये लिखा जाता है 1591 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन इवेंट प्रॉम्प्ट स्पेंसर टू राइट एस्ट्रोफिल। सॉरी, व्हाट इवेंट, वो कौन सा इवेंट होता है जो प्रॉम्प्ट करता है या फिर कहें उन्हें इंस्पायर करता है कि वो एस्ट्रोफिल जैसा वर्क लिखें, वो कौन सा इवेंट होता है? ऑप्शन है सर फिलिप सिडनीज डेथ, क्वीन एलिजाबेथ कॉरोनेशन, या फिर स्पेंसर्स मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयले, गैब्रियल्स हार्वेज इलनेस। कौन सा इवेंट है वो जो इन्हें प्रॉम्प्ट करता है एस्ट्रोफिल लिखने के लिए? यस, इजीली आंसर कर सकते हो, इजी है, सर फिलिप सिडनी की डेथ, क्योंकि ये एक लेजी है और इनकी मृत्यु पे ये लिखी गई है। नेक्स्ट इज हु पॉपुलराइज्ड द स्पेंसरियन स्टेंजा। किसने पॉपुलराइज किया स्पेंसरियन स्टेंजास को? एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, रॉबर्ट हैरिक। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्योंकि स्पेंसरियन स्टेंजा को स्टैब्लिश करने वाले ही कौन थे? एडमंड स्पेंसर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसमें कितनी लाइन होती हैं? टोटल 9 लाइन्स होती हैं, जिसमें स्टार्टिंग की 8 जो है वो iambic पेंटामीटर में लिखी जाती है और लास्ट की हेक्सामीटर में। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लाइन्स आर इन स्पेंसरियन स्टेंजा। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, स्पेंसरियन स्टेंजा में टोटल कितनी लाइन्स होती हैं? 9 लाइन्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 9 लाइन्स। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा। स्पेंसरियन स्टेंजा का स्ट्रक्चर क्या है? टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है? 3 क्वार्टरेंस एंड अ फाइनल कपलेट, 4 टर्सेट एंड अ फाइनल कपलेट, 2 क्वार्टरेंस एंड अ फाइनल टर्सेट, या फिर 9 लाइन स्टेंजा विद अ स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम। बताइए, स्पेंसरियन स्टेंजा, यहाँ पे सोनेट की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, यहाँ 9 लाइन वाले स्टेंजा की बात हो रही है। ओके, अगर सोनेट की बात होती तो उसमें हम 3 क्वार्टरेन और एक फाइनल कपलेट की बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्टेंजा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 9 लाइन स्टेंजा विद अ स्पेसिफिक राइम स्कीम। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टू whom इज कॉलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन डेडिकेटेड। ये जो इनका वर्क है कॉलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन, ये किसके लिए डेडिकेटेड है? सर वॉल्टर रैले के लिए, गैब्रियल हार्वे, या फिर रॉबर्ट डेवरक्स, या फिर नन ऑफ द अबव। कॉलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन,
ये वर्क भी कब पब्लिश होता है? 1595 में ही ये पब्लिश होता है, ठीक है। और जब स्पेंसर ना विजिट करते हैं लंदन की 1591 में, ठीक है, उसके बाद में इस वर्क को लिखते हैं, कॉल इन क्लाउड्स कम होम अगेन। और ये जो डेडिकेट किया गया है ये वर्क, ये इन्होंने डेडिकेट किया है सर वॉल्टर रैले के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर वॉल्टर रैले को ये डेडिकेट किया है और ये एक ऑटोबायोग्राफिक वर्क है। मोस्ट ऑटोबायोग्राफिक वर्क एडमंड स्पेंसर का अगर पूछा जाए तो आपको यही वर्क में नोट डाउन करना है, कॉल इन क्लाउड्स कम होम अगेन। ये एक इनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिक वर्क है, ये भी ध्यान रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल कॉल इन क्लाउड्स कम होम अगेन। अब ये जो टाइटल है इसका मीनिंग क्या है कॉल इन क्लाउड्स कम होम अगेन का? ऑप्शन है कॉलिंस रिटर्न टू हिज होमलैंड, कॉलिंस फेयरवेल टू हिज लव, कॉलिंस सर्च फॉर ट्रूथ, या फिर कॉलिंस लैमेंट फॉर लॉस्ट लव। यस, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर यही है, कॉलिंस रिटर्न टू हिज होमलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि टाइटल से भी सीधा सीधा पता चल रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट इवेंट प्रॉम्प्ट स्पेंसर टू राइट कॉल इन क्लाउड्स कम होम अगेन। अब वो कौन सा इवेंट है जिसने इन्हें प्रभावित किया था कि इन्होंने ये वर्क लिखा, कॉल इन क्लाउड्स कम होम अगेन? ऑप्शन है सर वॉल्टर रैलेस रिटर्न टू इंग्लैंड, स्पेंसर्स ओन रिटर्न टू आयरलैंड, या फिर द पब्लिकेशन ऑफ द फेरी क्वीन, नन ऑफ द अबव। तो वो कौन सा इवेंट होता है? यस, सर वॉल्टर रैले जब इंग्लैंड लौट कर आते हैं वापस, ये वाला इवेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सर वॉल्टर रैले इज रिटर्न टू इंग्लैंड। नेक्स्ट इज हु सेड स्पेंसर पोएट्स पोएट। अब देखिए यहाँ से इनके क्रिटिकल कमेंट शुरू हो रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सा जरूर आएगा ही आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कौन ऐसा राइटर है जिसने स्पेंसर को क्या कहा है? पोएट्स पोएट कहा है। रिकेट, थॉमसन, चार्ल्स लैम, विलियम वर्ड्सवर्थ। यस, करेक्ट आंसर है यहाँ पर चार्ल्स लैम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स लैम, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हु सेड स्पेंसर स्पेंसर वॉज नॉट वन ऑफ ग्रेट सोनेटर्स। स्पेंसर के विषय में ये किसने कहा है कि स्पेंसर जो है वो जो ग्रेट सोनेटर्स हैं उनमें से एक नहीं थे? ऑप्शन है रिकेट, C.S. लेविश, चार्ल्स लैम, विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है C.S. लेविश के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई, स्पेंसर वॉज नॉट वन ऑफ ग्रेट सोनेटर्स। Next is who said Spencer the child of Renaissance and Reformation। तो स्पेंसर को चाइल्ड ऑफ रेनासां रिफॉर्मेशन किसने कहा है? ऑप्शन है रिकेट, C.S. लेविश, चार्ल्स लैम, विलियम वर्ड्सवर्थ। किसके द्वारा ये कहा गया है? यस, ये रिकेट के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रिकेट ने कहा है स्पेंसर को कि स्पेंसर इज द चाइल्ड ऑफ रेनासां एंड रिफॉर्मेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु सेड स्पेंसर माय मास्टर स्पेंसर। किसने स्पेंसर को कहा है माय मास्टर स्पेंसर? ऑप्शन है रिकेट, C.S. लेविश, चार्ल्स लैम, थॉमसन। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? तो ध्यान रखना है ये कहा गया है थॉमसन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, थॉमसन ने कहा है माय मास्टर स्पेंसर। नेक्स्ट इज हु सेड स्पेंसर a mistress whose faults we see but love her with them all। मतलब उसके सारे जो मिस्टेक्स हैं, एक ऐसी मिस्टेक स्पेंसर को उन्होंने एक ऐसी मिस्ट्रेस बताया है कि जिसकी सारी हम गलतियां देखते हुए भी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट है? रिकेट के द्वारा, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा, चार्ल्स लैम के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। किसने ये स्टेटमेंट दी है? अ मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट, यहाँ पे फाउल ना होगी, फॉल्ट लिख लीजिए, फॉल्ट्स वी सी बट लव हर विद देम ऑल।
तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है? अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा कही गई है। ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर पॉप इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हु सेड स्पेंसर our says and senior poet Spencer, whom I dare to be none to think a better teacher than Scouts and Aquinas। ऑप्शन है रिकेट, जॉन मिल्टन, लॉन्ग या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? यस, करेक्ट आंसर है यहाँ पर इन्होंने, जॉन मिल्टन ने ये स्टेटमेंट दी। और कहां पर कहा है ये? इन्होंने अपने वर्क एरोपेजिटिका, जो इनका वर्क है, उसमें ये चीज कही है। जॉन मिल्टन के द्वारा ये स्टेटमेंट स्पेंसर को दी गई है। नेक्स्ट इज हु सेड स्पेंसर द एम्बॉडीमेंट ऑफ नोबिलिटी, प्योरिटी एंड स्वीटनेस। ये स्टेटमेंट स्पेंसर के विषय में किसने कही है? द एम्बॉडीमेंट ऑफ नोबिलिटी, प्योरिटी एंड स्वीटनेस। ऑप्शन है रिकेट, C.S. लेविस, चार्ल्स लैम्ब, विलियम वर्ड्सवर्थ। बताइए ये किसने कहा? ये कहा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्पेंसर के लिए, एडमंड स्पेंसर के लिए कहा है द एम्बॉडीमेंट ऑफ नोबिलिटी, प्योरिटी एंड स्वीटनेस। नेक्स्ट इज हु सेड स्पेंसर, स्वीट स्पेंसर मूविंग थ्रू हिज क्लाउडेड हेवन विद द मून। यहाँ पर मून है, ठीक है, मून्स, विद द मून्स ब्यूटी एंड मून्स सॉफ्ट पेस। तो ध्यान रखना है, जहां भी स्वीट वर्ड देखो तो इसे एक रूट वर्ड मान लो, या फिर आप मून को रूट वर्ड मान सकते हो। स्वीट देखो दोनों स्टेटमेंट में आया है ना, तो इसको समझ लीजिए। और राइट आंसर भी यहाँ पर भी क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ ही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा दी गई हैं, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्पेंसर को स्वीट कहा है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। और इन्होंने कहाँ कहा है? तो प्रिल्यूड की बुक 3 में, प्रिल्यूड के पार्ट 3 बोल लीजिए, बुक 3 बोल लीजिए, ठीक है इसमें। नेक्स्ट इज हु सेड स्पेंसर द फर्स्ट सेलराइज्ड मोरलिस्ट। ये स्टेटमेंट स्पेंसर को किसने दी? द फर्स्ट सेलराइज्ड मोरलिस्ट। ऑप्शन है रिकेट, C.S. लेविस, चार्ल्स लैम्ब, W.B. यीट्स। यस, क्या होगा राइट आंसर? W.B. Yeats। Option number D is the correct answer. Next is who said Spencer, I think that if he had not been great poet, he would have been great painter। बताइए स्पेंसर के विषय में कोई कहता है, कौन है वो राइटर जो कहते हैं मैं ये सोचता हूं कि अगर स्पेंसर ग्रेट पोएट नहीं बने होते तो वो ग्रेट पेंटर बन जाते। ऑप्शन है रिकेट, C.S. लेविस, चार्ल्स लैम्ब, ले हंट। यस, ये जो स्टेटमेंट कही गई है वो ले हंट के द्वारा कही गई है। इन्होंने अपने एक वर्क इमेजिनेशन एंड फैंसी, इमेजिनेशन एंड फैंसी, इस वर्क में ये स्टेटमेंट दी है, इमेजिनेशन एंड फैंसी में, जो पब्लिश होता है 1845 में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ पर राइट आंसर था ले हंट। हु सेड स्पेंसर, इट इज स्पेंसर्स आइडियलिज्म, हिज लव ऑफ ब्यूटी एंड हिज एक्सक्यूजिट मेलोडी व्हिच हैव कॉज्ड हिम टू नन एज पोएट्स पोएट। पोएट्स पोएट तो किसने कहा है? चार्ल्स लैम्ब ने कहा है। लेकिन ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है कि इट इज स्पेंसर्स आइडियलिज्म, ये मतलब स्पेंसर का आदर्शवाद ही है। हिज लव ऑफ ब्यूटी, उनका ब्यूटी सौंदर्य के प्रति प्रेम है, एंड हिज एग्जीक्यूट मेलोडी, ठीक है, व्हिच हैव कॉज्ड हिम टू नन एज पोएट्स पोएट, जो मतलब कहीं ना कहीं रीजन बने कि वो पोएट्स पोएट के नाम से जाने गए। रिकेट, C.S. लेविस, चार्ल्स लैम्ब, लॉन्ग। ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये कहा गया है लॉन्ग के द्वारा। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग ने कहा। मूविंग टू द नेक्स्ट। हु सेड स्पेंसर, शेक्सपियर हिमसेल्फ माइट नॉट हैव अचीव्ड सो मच इफ स्पेंसर हैड नॉट लिव्ड एंड लेबर्ड। यहाँ पे कहा गया है कि कौन ऐसा राइटर है जो ये
मानता है कि शेक्सपियर खुद भी इतनी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते अगर उनसे पहले स्पेंसर ने, मतलब स्पेंसर ना जीवित रहे होते या फिर स्पेंसर ने इतनी मेहनत ना की होती। मतलब शेक्सपियर जो थे वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे एडमंड स्पेंसर से। ऑप्शन है मिल्टन, ड्राइडन, लॉन्ग, बेन जॉनसन। किसके द्वारा दी गई ये स्टेटमेंट है? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर है वो है ड्राइडन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ड्राइडन ने ये कहा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ एडमंड स्पेंसर? एडमंड स्पेंसर की फर्स्ट वाइफ कौन थी? जैसा कि हम जानते हैं कि सेकंड वाइफ का नाम क्या था इनकी? एलिजाबेथ बॉयले, ये थी सेकंड वाइफ। फर्स्ट वाइफ कौन थी? ऑप्शन 3 बचे हैं आपके पास, मैकाबाइस चाइल्ड, विक्टोरिया, ग्लोरियाना। तो ध्यान रखना है, ये इनकी सेकंड वाइफ थी, मैकाबाइस चाइल्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाइफ ये थी, सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयले थी। अच्छा, ग्लोरियाना ये किससे रिलेटेड है? तो ग्लोरियाना नामक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, इनका एक वर्क है फेरी क्वीन, ठीक है, उसमें, और जो रिप्रेजेंट करता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मैकाबाइस चाइल्ड। नेक्स्ट इज Who said Spencer? Spencer's writes no language. बताइए, स्पेंसर के विषय में किसने ये कहा है? स्पेंसर राइट्स नो लैंग्वेज। ऑप्शन है रिकेट, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बेन जॉनसन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, who said Spencer he died at the age of 46 for want of bread? ये स्टेटमेंट किसने दी? रिकेट ने, C.S. लेविस ने, चार्ल्स लैम्ब ने, बेन जॉनसन ने। तो ये भी किसके द्वारा कहा गया है? ध्यान रखना है, बेन जॉनसन के द्वारा ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, who said Spencer he was born poor, live poor and die poor? लॉन्ग, बेन जॉनसन, कैम्पडन, जॉन मिल्टन। तो किसके द्वारा कहा गया है? कैम्पडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, टी.एस. इलियट टेक अ लाइन फ्रॉम अ वर्क ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क से टी.एस. इलियट ने एक लाइन ली है, अपने फेमस वर्क में उस लाइन को लिखा है, द वेस्टलैंड में। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वर्क? तो एडमंड स्पेंसर का वो कौन सा वर्क है जिससे ये लाइन ली गई है? एपिथैल्मियन, एस्ट्रोफिल, प्रोथैल्मियन या फिर फेरी क्वीन? तो राइट आंसर क्या है यहां पर? यस, करेक्ट आंसर है इसका प्रोथैल्मियन। ध्यान रखना है, प्रोथैल्मियन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो पब्लिश होता है 1596 में, ठीक है। यहां से टी.एस. इलियट ने, ये जो टी.एस. इलियट 20th सेंचुरी राइटर थे, इन्होंने एक लाइन ली और अपने बहुत ही फेमस वर्क आया इनका वेस्टलैंड, उसमें इस लाइन को लिखा। अब लाइन क्या थी? लाइन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। लाइन थी, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, टिल आई एंड माई सॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन थी, ये भी ध्यान रखना है। तो प्रोथैल्मियन से ये ली गई थी। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, विच वर्क ऑफ स्पेंसर इज अ पेस्टोरल इलेजी? तो स्पेंसर का वो कौन सा वर्क है जो पेस्टोरल इलेजी है? हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। फेरी क्वीन है, एस्ट्रोफिल है, एपिथैल्मियन है, कॉलिन क्लाउडसन, कम होम अगेन है। तो ध्यान रखना, ये तो क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम एपिथैल्मियन की बात करें तो ये एक वेडिंग सॉन्ग है, तो ये तो एलेजी हो ही नहीं सकता, है ना। एस्ट्रोफिल की बात करें, एस्ट्रोफिल, यस, ये एक पेस्टोरल इलेजी है, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और किसकी याद में? ये सर फिलिप सिडनी की, ठीक है। कब पब्लिश होती है? 1595 में होती है।
Moving to the next question. Next is how many stanzas are there in epithalamion? एपिथैलमियन में टोटल कितने स्टेंजाज हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखना 24 स्टेंजाज हैं। ओके देन, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और बताना है कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।